नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि अपन सेल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल में ही पूरी बायोलॉजी कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा। आज अपना टॉपिक है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आइए शुरू करते हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। ये देखिए, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये देखिए, कोशिका भित्ति की खोज किसने की, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका की खोज की थी और वास्तव में वो कोशिका नहीं होके कोशिका भित्ति थी। तो पहला सवाल, सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति अगर अपन बात करें, पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक में, फंजाई में काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बारे में अपन बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलके बनी होगी। एक होगा मैट्रिक्स और दूसरे होंगे फाइब्रिल। मैट्रिक्स और फाइब्रिल। मैट्रिक्स के अंदर जो चीजें आती है, इसमें आता है एक तो पैक्टीन और दूसरा हेमीसेल्यूलोज। ये देखिए, मैट्रिक्स में कौन कौन आता है? पैक्टीन और हेमीसेल्यूलोज। और फाइब्रिल में जनरली जो है वो पूरा का पूरा सेल्यूलोज होता है। जो फाइब्रिल होते हैं वो मैक्रोफाइब्रिल कहलाते हैं या मैक्रोफिलामेंट भी कह सकते हैं। ये मैक्रोफाइब्रिल जो है ये किससे मिलके बने हैं? माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोफिलामेंट, ये देखिए, माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बने हैं? मिशेल से। मिशेल, ये देखिए, मिशेल। माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बने हैं? मिशेल से। माइक्रोफिलामेंट मिशेल से मिलके बने हैं। और कितनी मिशेल? 20 मिशेल मिलकर एक माइक्रोफिलामेंट बनाती है और 250 माइक्रोफिलामेंट मिलके मैक्रोफाइब्रिल या मैक्रोफिलामेंट बनाते हैं। मिशेल के बारे में अपन बात करते हैं। इसी मिशेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक नहीं, कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाएगी? मिशेल। और ये मिशेल किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज चेन से। सेल्यूलोज श्रृंखला या चेन। और कितनी सेल्यूलोज चेन? 100 सेल्यूलोज चेन मिलकर मिशेल, 20 मिशेल मिलकर माइक्रोफिलामेंट और 250 माइक्रोफिलामेंट मिलकर मैक्रोफाइब्रिल। सेल्यूलोज चेन जो है वो 2000 से लेकर 3000 जब ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं तो सेल्यूलोज चेन बनाते हैं। और इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप एक बार फिर से देखें। वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई कौन है? मिशेल। 20 मिशेल मिलकर माइक्रोफिलामेंट और 250 माइक्रोफिलामेंट मिलकर मैक्रोफाइब्रिल कहलाते हैं। सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, इसलिए सेल्यूलोज को होमोपॉलीमर या समबहुलक भी कहते हैं। अभी जो ये सेल वॉल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये प्लांट सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, पादपों की कोशिका भित्ति के बारे में।
तो इससे मैक्रोफाइब्रिल बन गया और फाइब्रिल और मैट्रिक्स मिलके क्या बन गया, पैक्टीन बन गया। एक बात मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन के अंदर, मानव में, ये जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, इस सेलुलोज का पाचन नहीं होता। सवाल, मानव में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता? दो कारण है। एक तो है अपेंडिक्स परिसेसिका और दूसरा है मानव में जितने भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है वो अल्फा एमाइलेज एंजाइम। देखो, अपेंडिक्स या परिसेसिका होती तो है, लेकिन अवशेषी होती है तो किसी काम की नहीं होती। अल्फा एमाइलेज जो होते हैं वो अल्फा बॉन्ड को ही तोड़ेंगे, लेकिन सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड है, बीटा बॉन्ड। तो इन दो कारण की वजह से मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अपेंडिक्स के बारे में जरूर ध्यान रखें। अपेंडिक्स मानव शरीर के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन पहले करता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उद्विकाशीय संरचना में ये अवशेषी अंग की भांति काम करने लग गया। और अवशेषी अंग का मतलब है जो है तो सही लेकिन किसी काम का नहीं है। जैसे आईब्रो, अपने तो किसी काम के आई नहीं, महिलाओं में जरूर आड़ी टेढ़ी करके काम में आ जाती है। तो ये चीजें जो है काम की नहीं है। डॉक्टर कई बार इसी का ऑपरेशन करता है कि ओह आपका तो अपेंडिक्स खराब है, बाद में बाहर निकाल के बता दिया। जो पहले ही काम नहीं कर रहा था तो उसको बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ कंडीशन में इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी होता है। तो ये अपन ने सेल वॉल के बारे में, और सेलुलोज से फाइब्रिल कैसे बने, और सेल वॉल में कौन कौन होगा, सेलुलोज, पैक्टीन और हेमीसेलुलोज। और मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि परिशेषिका, अपेंडिक्स अवशेषी संरचना है। और दूसरी बात, मानव में जितने भी कार्बोहाइड्रेट के पचाने वाले एंजाइम हैं वो अल्फा एमाइलेज है, जबकि सेलुलोज में ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच का बंध कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आज तो बहुत ही आवाजें आ रही है। तो अपन बात कर रहे थे सेलुलोज और सेल वॉल के बारे में। अभी अपन एक कहानी के रूप में सेल वॉल के बारे में बात करें। ध्यान से देखना है, कोई भी चीज मिस हुई तो फिर आपको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी जो हम आपको देना चाह रहे हैं। देखो, जितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे, सेलुलोज, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये इसकी बनी होती है, इसमें हेमीसेलुलोज ज़्यादा होता है। आज पढ़ते हैं, कल फिर वापस भूल जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ में आ रही है। देखिए, तो कहानी इस प्रकार है कि सेल साइकिल, कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र का मतलब है किसी भी पुरानी सेल से, ओल्ड सेल से न्यू सेल बनने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सेल साइकिल कहलाता है। पुरानी कोशिका जब नई कोशिका में बदलती है तो इस बीच वाले ड्यूरेशन को सेल साइकिल कहते हैं, जितनी भी घटनाएं इसमें होती है। सेल साइकिल वर्ड किसने दिया, होवार्ड और पेल्क ने। होवार्ड और पेल्क ने सेल साइकिल के बारे में बताया। सेल साइकिल क्या है, मैंने आपको अभी कहा कि ओल्ड सेल न्यू सेल में बदलती है, तो जो बदलने में ये जो प्रोसेस है, इसका जो ड्यूरेशन है उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ओल्ड सेल से न्यू सेल बनने में दो तरीकों का इस्तेमाल होता है। सेल डिवाइड होती है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस।
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये देखिए, समसूत्री विभाजन के बारे में या इसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। और मियोसिस के बारे में या इसकी खोज किसने की? फार्मर एंड मूरे ने। एक बार फिर बात कर रहे हैं सेल साइकिल के बारे में, किसने बताया? होवार्ड और पेल्क ने। ओल्ड सेल जब न्यू सेल में कन्वर्ट होती है या बदलती है या डिवाइड होती है, ये सेल डिवीजन दो प्रकार का, माइटोसिस फ्लेमिंग ने बताया और मियोसिस फार्मर और मूरे ने बताया। ये जो सेल साइकिल है ये कोशिका चक्र है, इसकी दो स्टेज होती है, एक तो आई फेज और एक एम फेज। आई फेज, इंटरफेज और ये एम फेज। ये प्रिपरेटरी फेज है, इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रोसेस होना शुरू होती है, तैयारियां शुरू होती है। इस आई फेज में तीन फेज या तीन अवस्थाएं होती है, उसके बारे में बात करते हैं। हेलो, तो हम बात कर रहे थे सेल साइकिल में दो फेज, आई फेज और एम फेज। ये जो आई फेज है इसके अंदर तीन और फेज है, G1, S, G2। तो सेल साइकिल में चार अवस्थाएं होती है, G1, S, G2, M। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है और पूछा जा चुका है कि सेल साइकिल की जो फेजेस है, अवस्थाएं हैं, उनका क्रम क्या है। अब वो कहीं से भी शुरू करें, देखो G1, S, G2, M, G2 से शुरू करें तो G2, M, G1, S, ऐसे शुरू करें तो आप इसको ऐसे एक सर्कल में बना लो। रट्टाई मारने की जरूरत नहीं है कि भाई G1, S, G2, M, अब पहले G2 आ गया तो ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। G2, M, G1, S कहीं से भी शुरू करें आप सर्कल के हिसाब से जाए। आई फेज, ये एम फेज, इसकी तीन अवस्थाएं। एस फेज में अभी आप इतना याद रखें, जब अपन सेल साइकिल पूरा पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए की फोटोकॉपी किस अवस्था में होती है? एस फेज में। जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, जितने भी कोशिकांग है, उनका द्विगुणन या एक के डबल किसमें होते हैं? G2 में। और याद रखें G1 फेज को चेक पोस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी अपन बात करेंगे। अगर ड्यूरेशन या समय की बात करें तो देखो 4, 3, 2, फिर 3, 2, 1, इतना टोटल सेल साइकिल का 43%, 32% और 21%। तो ये टोटल अगर अपन बात करेंगे तो कितना हो गया? 96। बाकी बचा हुआ 4% जो टाइम है वो किस में खर्च होता है? एम फेज। चारों फेज में से सबसे बड़ी फेज, सबसे बड़ा वाली अवस्था कौन सी है? G1 अवस्था है, दिख भी रहा है अपने को। ये जो एम फेज है, इस एम फेज में दो बातें होती है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन, और केंद्रक वही गुणसूत्रों के बारे में, और कोशिका द्रव्य विभाजन। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। और इस कैरियोकाइनेसिस में आपको याद है जो आप पढ़ते आए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये देखिए,
फिर आप सोच रहे होंगे कि सेल वॉल पढ़ा रहे हैं, सेल साइकिल पढ़ा रहे हैं, पागल हो गए चश्मे से। देखिए मैं आपको सेल वॉल ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल जो है उसको सेल साइकिल से कनेक्ट करके। बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है उसमें देखो क्या क्या सवाल है। सेल साइकिल किसने बताया? माइटोसिस फ्लेमिंग, मियोसिस फार्मर एंड मोरे। आई फेज में कौन है? चेक पोस्ट किसको कहते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है? सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन किसमें होता है? सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? उसके बाद भी वैसे तो G1S G2M यही टाइम का भी है, सबसे ज्यादा G1, फिर G1 के बाद में S, फिर G2, फिर एम फेज में कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगर आप बोर्ड को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूं टीलोफेज क्या होता है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि सेल साइकिल की टीलोफेज अवस्था तो आपको आइडिया लगना चाहिए। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस किसमें होता है? एम फेज। कितना परसेंट? 4% टाइम। बाकी 96 जो परसेंट टाइम है वो किसमें? आई फेज में। आई फेज के कितने पार्ट है? G1S G2M। सबसे बड़ी कौन सी है? G1। और सबसे छोटी कौन सी है? M। 3 वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया, माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल से जुड़े वैज्ञानिकों के नाम। तो अब एक बार फिर कह रहा हूं टीलोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। इससे आगे मैं सेल वॉल को कनेक्ट करके बता रहा हूं। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि टीलोफेज और उससे आगे की बात। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सेल साइकिल की टीलोफेज अवस्था में, याद रखें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है। अगर कोई चीज इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखी हुई है तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेल साइकिल की टीलोफेज अवस्था में जो ध्रुवों पर, पोलर पर माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती थी, सेल साइकिल की टीलोफेज अवस्था के बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाती है? असेंबल हो जाती है। ये देखिए, और असेंबल होके एक बेलनाकार संरचना बनाती है। ये देखिए, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल हो गई और असेंबल होके या मिलकर क्या बनाती है? बेलनाकार सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। और इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये यूं कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति की प्रारंभिक अवस्था है फ्रेगमोप्लास्ट। या इसके लिए एग्जाम में जो सवाल है वो ये है, प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की पूर्ववर्ती संरचना कौन सी है? फ्रेगमोप्लास्ट। किससे बनी है? आपके सामने क्लियर है। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इसके ऊपर ही जो कोशिका है उसकी गोल्जी बॉडी से कुछ वेसिकल्स आकर इस पर चिपक जाती है। ये देखो, फ्रेगमोप्लास्ट पर कौन आके चिपक गई? ये चिपक गई वेसिकल्स। वेसिकल्स जो सीक्रेट करने का काम था वो किसने किया? गोल्जी बॉडी ने। इस गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स, ये देखिए वेसिकल्स, ये वेसिकल्स कहाँ आके चिपक जाती है? फ्रेगमोप्लास्ट पर, जो आपको यहां दिखा है। जैसे ही गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स फ्रेगमोप्लास्ट पर चिपक जाती है और इस वाली संरचना में मोस्टली पैक्टीन पाया जाता है। और पैक्टीन में भी कौन से आयन? कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। और ये जो संरचना है इसको कहते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका।
बोले तो मिडल लेमिला, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की। शुरुआत में ऐसे मध्य पटलिका बनी है, इसलिए मध्य पटलिका को अर्ली सेल प्लेट भी कहते हैं। प्रारंभ में बनने वाली जो प्लेट है कैसे बनी है, एक बार फिर बता रहा हूं। फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आके चिपक गई। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये जो वेसिकल्स है ये यहां से कुछ पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती है, स्रावित करती है, इधर भी और इधर भी। मध्य पटलिका की वेसिकल्स यहां से इधर कुछ पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती है, ये देखिए। यहां ध्यान से देखिए, मध्य पटलिका की वेसिकल्स कुछ पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती है और इधर जिस संरचना का निर्माण होता है उसको कहते हैं प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। ये देखिए प्राइमरी वॉल, और इधर भी कौन होगी? प्राइमरी वॉल। ये देखिए प्राइमरी वॉल। मध्य पटलिका बन गई, प्राइमरी वॉल बन गई। ऐसा जब तक है तब तक वो कोशिका कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है, यंग सेल है। यंग सेल युवा अवस्था में, मतलब यह है कि अभी भी ये कोशिका वृद्धि कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। जब तक प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमिला है, तब तक ही वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट, ये देखो अपन ने बात की थी, ये फ्रेगमोप्लास्ट, उस पर वेसिकल्स आ गई थी, मध्य पटलिका का निर्माण हो गया था। इन वेसिकल्स ने प्राइमरी वॉल का निर्माण कर दिया था और प्राइमरी वॉल के ऊपर अगर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाए, ये देखिए, तो फिर वो बन जाती है सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार अगर द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल बन गई, अब कोशिका वृद्धि नहीं कर सकती। तो यंग सेल के अंदर प्राइमरी वॉल और मिडल लेमिला होगी, और जैसे ही सेल मैच्योर हो जाती है, परिपक्व सेल हो जाती है, तो उस परिपक्व सेल में किसका निर्माण हो जाता है? परिपक्व कोशिका में किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक भित्ति का। एक बार फिर बात कर रहे हैं, सेल साइकिल की टीलोफेज अवस्था के बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और सेल्स की गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आकर इस पर अटैच हो जाती है। फ्रेगमोप्लास्ट को प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल कहते हैं। ये जो प्राइमरी वॉल है वो किससे बनी है? जब मिडल लेमिला की जो वेसिकल्स है उन्होंने कुछ पॉलीसैकेराइड स्रावित किए, और ये पॉलीसैकेराइड के स्रवण के कारण ही क्या बना है? प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल तक यंग सेल होगी, जैसे ही अगर सेकेंडरी वॉल बन गई तो वो मैच्योर सेल हो गई। और सेकेंडरी वॉल कैसे बनती है? प्राइमरी वॉल के ऊपर ही लिग्निन और धीरे धीरे सुबेरिन का जमाव हो जाता है। और याद रखें, द्वितीयक भित्ति बनने के बाद इसकी पारगम्यता भी नष्ट हो जाती, परमिएबिलिटी खत्म हो जाती है सेल वॉल की। तो द्वितीयक भित्ति तक अपन ने बात की है। एग्जाम में सवाल प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, और
पॉलीसेकेराइड के सिक्रेशन से प्राइमरी वॉल। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। अगर कोई सेल वृद्धि कर रही है इसका मतलब मध्य पटलिका और प्राइमरी वॉल है, अभी तक सेकेंडरी वॉल नहीं बनी है, और अगर सेकेंडरी वॉल बन गई तो सेल फिर ग्रोथ नहीं कर सकती। इससे आगे और बात करते हैं।